अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद न्यूज के साथ मैं हूं हानिया मलिक। आज एक हम ऐसी मल्टी टैलेंटेड वुमेन के साथ मौजूद हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, 15 साल से काम कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके काम के बारे में मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप सुनाएं। ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या काम सर अंजाम दे रही हैं ब्यूटिशियन के लिहाज से? स्किन के लिए काम कर रहे हैं हम लोग एंड हेयर के लिए स्पेशली जो है वो हमारी काफी सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लॉन्च करते हैं और इसके साथ साथ मेकअप हमारा काफी ज्यादा फेमस जाता है। इसके हेयर को लेकर आजकल आपको पता है कि लोगों के हेयर फॉल्स बहुत ज्यादा हैं एंड वाइट हेयर्स का बहुत प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर हम सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं जिनके वाइट हेयर की कवरेज को हम 100% सरंजाम देते हैं। उसके अलावा हेयर कटिंग का होता है कि लोग हर बालों पे नहीं हाथ रखते ना, मतलब हेयर कटिंग का से ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मतलब आपने देखा होगा रिबॉन्डिंग का एक प्रोसेस आपने सुना होगा। जो रिबॉन्डिंग करवा लेते हैं तो उनके बाल इस हद तक डैमेज हो जाते हैं कि उन्हें दोबारा रिपेयरिंग का बहुत टाइम लगता है, तो उसको हम काफी अच्छा ट्रीट करते हैं, जिसमें हमने 3 से 4 न्यू ट्रीटमेंट्स लॉन्च किए हैं जिसको लेकर हमारे क्लाइंट्स काफी सेटिस्फाइड हैं। और इस फील्ड में आपको कितना टाइम हो गया? तकरीबन 15 इयर्स तो मुझे सेटअप्स को रन करते हुए हो गया एंड ऑलमोस्ट 17 इयर्स आप कह सकते हैं। तो बेसिक किन किन चीजों में एक होता है बंदा माहिर होता है, तो मेकअप आर्टिस्ट के अलावा हेयर और इसके अलावा? मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हेयर स्टाइलिस्ट हूँ एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो स्किन को काफी अच्छा ट्रीट करती हूँ, जिसमें अभी हमने लेजर को भी स्टार्ट किया था, हेयर रिमूवल्स के साथ पिगमेंटेशन के ऊपर काम किया था, बोटॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, प्लस फिलर्स के ऊपर काम कर रहे हैं एंड मतलब डिफरेंट जितना भी स्किन के ट्रीटमेंट्स को लेकर हम इस टाइम पर हमें प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें रिंकल्स को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, फ्रैकल्स को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब चीजों को हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है। और ब्यूटी सैलून से हटकर अगर बात की जाए तो और क्या काम है? ब्यूटी सैलून से हटकर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं मेरी, लाइक फाउंडेशन को लेके मींस के मुझे जो चीज नजर आती है पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन की कमी बहुत ज्यादा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा पाकिस्तान में नजर आते हैं, पर्सनल मैटर्स मींस के फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, हस्बैंड वाइफ की मतलब हमारे पास जितनी भी खवातीन आ रही होती हैं बहुत सारी डिप्रेशन इश्यूज होते हैं उनको और वो उनकी आपसी रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, तो उन चीजों को लेकर उसके ऊपर भी मेरा बहुत सारा काम रहता है। वीक में मेरा 1 डे ऐसा होता है जहां पर मैं अपना दिन स्पेंड करती हूँ, बहुत से लोगों से मिलती हूँ, उनके इश्यूज को सॉल्व आउट करने की कोशिश करती हूँ, उनकी बातों को सुनती हूँ एंड इसके अलावा स्टडी के ऊपर काम करना चाहती हूँ पाकिस्तान में, ताकि कुछ ऐसे एजुकेशनल सिस्टम्स बनाए जाएं जहां पर हमारी लड़कियां जो हैं वो एजुकेशन के साथ साथ हुनर को भी सीखें और प्लस इस्लाम के ऊपर एक और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस्लाम के ऊपर काम करना चाहिए। दीन की जो हमारी समझ है, दीन देखें इस्लाम जो है वो बहुत जबरदस्त मजहब है और इसको समझना अगर हमें समझ आ जाए तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो जो मेरा फोकस है वो ये है कि लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको काफी हद तक कम किया जाए, इस चीज के ऊपर मैं काफी काम करती हूँ ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो अपनी लाइफ को बेहतरीन गुजारना तो एक अलग अलग वर्ड आता है ना, मतलब वो बेहतर गुजार सके, क्योंकि इस वक्त आप समझती हैं कि जो दौर है ना ये ब्रांडेड दौर है, मैं इसको एक ब्रांडेड दौर कहती हूँ कि यहाँ पर हर बंदा चाहता है कि मैं ब्रांडेड हो जाऊं, बट वो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं करता, वो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम नहीं करता, वो अपनी थिंकिंग्स के ऊपर काम नहीं करता, वो क्या सोच रहा है, वो जिसको देख रहा है वो उसके पीछे ही चलना शुरू हो जाता है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। न्यू जनरेशन को मेरा ये मैसेज है कि वो बुक स्टडीज की तरफ जरूर जाएं, अपने इस्लाम को जरूर स्टडी करें ताकि वो दुनिया में जो इंसानियत है ना वो कायम और दायम रह सके। होप्सो कि आपको मेरा ये पॉइंट समझ आया होगा, क्योंकि इस टाइम पर हमें लोगों को 2 प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। एक तो वो कहते हैं कि हम बेहतरीन लग्जरियस लाइफ गुजारें, दूसरी जो चीज है हम बेहतरीन नजर आए, मतलब हम जवान भी नजर आए और हम खूबसूरत जिंदगी गुजारें। तो इन दोनों पॉइंट्स के पीछे लोग जो है ना वो बहुत हद तक अपनी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। क्या इस वक्त आपकी जनरेशन जो है वो इसी तगो दो के पीछे भाग रही है, तो उसकी वजह से फैमिलीज में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, लड़कियां एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही, लड़के एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज
खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं सारे। रिलेशनशिप्स की आपने बात की, यस। रिलेशनशिप में आपको क्या लगता है कपल्स आजकल के पाकिस्तान की डाइवोर्स क्यों हो रही है ज्यादा? या दो रीजंस हैं। एक तो रीजन ये है कि स्पेस नहीं दिया जाता, मतलब हस्बैंड और वाइफ को घर, उनकी अपनी लड़ाई बाजूकत नहीं हो रही होती, दूसरों की वजह से लड़ाई हो रही होती है। तो एक सिस्टम है जिसमें इस्लाम ने भी हमें इसकी इजाजत दी हुई है कि जब आप हस्बैंड वाइफ हों तो आप उन्हें सेपरेट कर दें, उन्हें अलहदा रख दें और उनके दरमियान में कभी भी कोई एक्स्ट्रा बातचीत ना की जाए। तो ये चीज मतलब प्राइवेसी हस्बैंड भी चाहता है, प्राइवेसी वाइफ भी चाहती है, और दोनों के दरमियान में रिस्पेक्ट जो है वो उसको हमेशा कायम दायम रखें। तो मोहब्बत जो है, सबसे पहले मोहब्बत बाद में आती है, पहले इज्जत होती है। अगर बीवी हस्बैंड की इज्जत नहीं करेगी तो हस्बैंड के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। इसी तरह अगर हस्बैंड बीवी की इज्जत नहीं करेगा तो बीवी भी हस्बैंड के लिए मोहब्बत फील नहीं करेगी। तो पहला जो पॉइंट है वो रिस्पेक्ट है। आप एक दूसरे को इज्जत दें, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, तो मैं ये समझती हूँ कि मोहब्बत ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। अगर आप इज्जत ही नहीं कर रहे, आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे, अगर आप ये समझते हैं कि एक हस्बैंड जो है वो पैसे कम कमाता है तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरा हस्बैंड तो पैसे कम कमा रहा है या वो खूबसूरत नहीं है, आपने इन दो पॉइंट ऑफ व्यू पे हस्बैंड को मींस के वो नहीं कर सकते, आप जज नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर लड़की खूबसूरत नहीं है लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो खाना बहुत अच्छा बना रही है, वो आपके घर वालों का ख्याल रख रही है, तो हम खूबसूरती के ऊपर जज नहीं कर सकते ना। लेकिन इस टाइम पर चूंकि सोशल मीडिया काफी हाई हो चुका है, चीजें फर्दर हमें देखने को बहुत ज्यादा मिल रही हैं, हमारी जनरेशन को बहुत सारी चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारे आपसी रिलेशनशिप्स में हम इस वक्त खूबसूरती को और पैसे को बहुत मैटर कर रहे हैं। रिलेशन स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में सब कुछ फिट होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके वही जो लव मैरिज होती है वो डाइवोर्स में बदल जाती है। तो इसका क्या? बिकॉज जो लव मैरिज है, हमने ये देखना है कि वो स्टैंड कहाँ पे कर रहा है। जो लव है, क्या वो लव था या उसके पीछे उसकी प्योरिटीज कुछ और थी। वो जो लव था वो खूबसूरती के ऊपर बेस पे लव हुआ था, वो पैसे के बेस के ऊपर लव हुआ था, या वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लव हुआ था। दिस इज द पॉइंट। बेसिकली मोहब्बत को हमने ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, मोहब्बत करते नहीं है। मोहब्बत बहुत खूबसूरत जज्बा है, लेकिन जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप सबसे मोहब्बत करते हैं। मतलब अगर आपने अपने हस्बैंड से मोहब्बत की है तो आप उसकी बहन से भी मोहब्बत करेंगे, आप उसके भाई से भी मोहब्बत करेंगे, उसके जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत करेंगे। इसी तरह आपके हस्बैंड ने आपसे मोहब्बत की है तो आपकी माँ से भी मोहब्बत करेगा, आपके भाई से भी करेगा, आपकी बहन से भी करेगा, नॉट मीन। तो अगर वो ये सब कुछ नहीं कर रहा तो पहला पॉइंट ये है कि वो सिर्फ आपसे मोहब्बत कर रहा है, आपकी जात से मोहब्बत नहीं कर रहा। ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर इन चीजों को हम लोग समझ जाएं तो हम शायद लोगों के साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो जाएं। द रियल लव इज डिफरेंट देन द फेक लव। तो मैंने एक दफा बोला कि मुझे इस बंदी से बहुत मोहब्बत है, तो वो आगे से कहते हैं मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करती ना, मोहब्बत नहीं होती किसी से भी। इंसान को अपनी जरूरियात से मोहब्बत होती है। तो उनकी ये बात मुझे पूरा 1 साल लगा समझ आने में कि उन्होंने ये बात बिल्कुल एक्यूरेट बोली थी कि मोहब्बत जो है वो आपकी जरूरियात से की जाती है, और किसी से मोहब्बत करने के लिए आप कोई लिमिटेशंस नहीं रखते, मतलब आपकी कोई लिमिट्स नहीं होती। मोहब्बत बहुत खूबसूरत जज्बा है, जो बहुत प्यारा जज्बा है, उसको उधर ही रहने दें प्लीज। उसको गाड़ी बंगले पैसे के अंदर और खूबसूरती के अंदर मत लेके जाएं। मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि लैला मजनू जो थी, लैला इतनी खूबसूरत नहीं थी और मजनू उसके पीछे दीवाना था। तो जब ये रियलिटी मैंने पढ़ी, जब मैंने इसको स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि खूबसूरती से तो मोहब्बत होती ही नहीं है। मोहब्बत से एक जज्बे का नाम है, जो एहसास का नाम है। अगर आप दोनों में एहसास नहीं है तो आप 20 साल भी इकट्ठे रह लें, उस मोहब्बत को मैं मोहब्बत ही नहीं कहती। अगर आप दोनों में एक दूसरे के लिए एहसास है, आप एक दूसरे के लिए फीलिंग्स महसूस करते हैं, तो मोहब्बत 6 महीनों में या 6 दिनों में भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक टाइप का मतलब देखा जाए तो इसमें ये आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या एक तरफ प्यार नहीं होता, ठीक है। दूसरी तरफ ये होता है प्यार होता है, लेकिन आजकल के इमोशंस चेंज है। जिस तरह मेल्स में अभी हम बात भी कर रहे थे कुछ टाइम पहले कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट मांगते हैं आजकल, ठीक है। हर किसी को मैं की पड़ी हुई होती है। तो बहुत सारे रिश्ते अभी मैंने खराब होते हुए देखे हैं जिनमें मेल्स का ये था कि कह सकते हैं कि मर्दानगी नहीं थी एक तरह की। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट करेक्ट जरूर करूंगी कि देखिए अल्लाह ताला ने ना मर्द को औरत से
एक हायर अफजल बनाया है और उसको हायर पोस्ट दी है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। पहली बात है कि औरत को बेशक वो जितना मर्जी कमा ले, बेशक वो जितनी मर्जी मशहूर हो जाए, जितनी मर्जी खूबसूरत हो जाए, लेकिन मर्द जो है उसको फजीलत हासिल है, वो हमसे अफजल है, उसको हमारा सरबरा बनाया गया है। तो औरत को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर औरत 10 लाख कमा रही है और मर्द जो है वो 2 लाख कमा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि औरत की और मर्द की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो गई हैं। पैसे से कभी वैल्यूज अप डाउन नहीं होती। मर्द की वैल्यू अल्लाह ताला ने उसको उसकी जगह दी है। हमने अल्लाह के हुक्म को मानना है। हम जब अल्लाह के हुक्म से डिनाई करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो मर्द देखिए, अगर वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मांग रहा है, अगर वो चाहता है कि मुझे प्रिंस की तरह आप ट्रीट करें, तो दिस इज द रियलिटी। ये तो देखें, बादशाहों ने भी मलकाओं से अपने नाज नखरे उठवाए हैं। फिर पहले बादशाह नाज नखरे उठाते हैं, उसके बाद वो नखरे उठवाते हैं। तो ये तो एक रियलिटी है बरसगीर की, इसको तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। तो दूसरी चीज ये है कि पहले बादशाह बनो तो सही ना, मतलब बादशाह होना भी बड़ी जरूरी है। उसके लिए वो क्वालिटीज, वो उसके लिए वो बातें, वो चीजें, वो आदात जो हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए मर्द के साथ, कि औरत जो है वो उसकी ताबे होने को तैयार हो जाए। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देखे हैं, कुछ ऐसे जगहें भी हुई हैं कि अगर शायद मैंने किसी को शायद पानी का गिलास नहीं पूछा, लेकिन किसी के लिए मैंने खाने के टेबल भी लगाई है। लेकिन वो सब कुछ तब होता है जब आप वाकई उसकी रिस्पेक्ट करते हो या वाकई आप उसे दिल से मोहब्बत करते हो। तो ये सिर्फ जो मोहब्बत है वो कहने के लफ्ज नहीं है, ये दिल से एक्सेप्ट करने का वर्ड है। तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो औरत जो है वो तो मोहब्बत में अपने आप को निछावर कर देती है। इट्स नॉट अ बिग डील, बट द पॉइंट इज दैट कि सामने जो मर्द बैठा हुआ है वो औरत को डील कैसे कर रहा है, वो उसको ट्रीट कैसे कर रहा है, वो उसे कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो जितनी रिस्पेक्ट आप एक औरत को देंगे वो आपको अपनी जान भी दे देगी। तो दिस इज नॉट बिग डील। अगर आपको वो रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, आपको वो डिनाई करेगा, तो वो कभी भी प्रिंस नहीं बन सकता। क्योंकि प्रिंस जो है ना, बादशाह जो है, मर्द को बादशाह औरत ही बनाती है। ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि बादशाह जो है वो औरत की मोहब्बत में ही बादशाह बनता है, वरना तो मर्द में क्या है, वो तो कहता है कि यार मैं तो एक वक्त की रोटी खा के भी काफी है ठीक है ना। मर्द औरत के लिए एफर्ट करता है, मर्द अपने बच्चों के लिए एफर्ट करता है, वो अपने लिए इतनी एफर्ट नहीं करता। अपनी जात तक देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं। इसी तरह औरत भी अपने मर्द के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए एफर्ट करती है। ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो था वो हस्बैंड और वाइफ का था। तो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है। इसको एक्सेप्ट करें और आपसी मोहब्बत को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और दरगुजर करें अपनी बातों को, अपनी चीजों को इग्नोर करना सीखें। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का जब रिलेशन अल्लाह ताला बना देता है ना, तो अल्लाह ताला आसमान पे उस पर्सन के लिए खुश होता है जो अपनी बीवी के साथ अच्छे तरीके से बात करता है, जो अपनी बीवी अपने हस्बैंड के साथ अच्छे तरीके से बात करती है। तो अल्लाह ताला उस घर में बरकत डालता है, उस घर में रहमत भेजता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप एक हराम रिश्ते से बचकर आप एक जायज रिश्ते के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं। ये कि मर्द खर्चा नहीं उठाते। यस, ठीक है, जिसकी वजह से औरत मजबूरन भी अक्सर आती है। वैसे तो शौक की वजह से अक्सर आना पड़ जाता है, वैसे मोस्टली केसेस में मजबूरन सैलून्स की तरफ आ गई हैं। और 100 में से 70 to 80% जो लोग काम कर रही हैं ना, जो खवातीन काम कर रही हैं, क्योंकि मैंने ना एक फाउंडेशन भी रन की है जिसमें मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा ब्यूटिशियंस के साथ और बच्चियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। मेरी हमेशा, और मेरी एक आदत है, मैं लोगों से ना अगर मैं 10 लोगों से मिल रही हूँ तो उनसे मैंने वजह जरूर पूछनी होती है कि काम क्यों कर रहे हो, क्यों आए हो, क्या करना है, आदत है मेरी। तो वो मैंने जब देखा कि मोस्ट प्रोबेबली लोग, मैंने एजुकेशन की बात क्यों की, कि मैंने अवेयरनेस क्यों देनी है खवातीन को, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब अवेयरनेस होगी, जब एजुकेशन होगी, वो चीजों को जल्दी सीखेंगी, जल्दी पिक करेंगी और जल्दी इंप्लीमेंट करेंगी। इसी तरह जो बच्चियां हमारी आती हैं, उन्होंने शादी की, 6 महीने बाद डिवोर्स होगी, शादी की साल बाद डिवोर्स होगी, किसी का बच्चा हो गया डिवोर्स होगी। इसी तरह मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये चीजें देखी, या किसी की शादी हो गई है तो वो अभी भी उसको लेकर रन कर रही है और घर का सारा खर्चा उठा रही है। तो वो फिर कह रही होती है कि मैम हमारा 20,000 में गुजारा नहीं हो रहा, मैम हमारा 40,000 में गुजारा नहीं हो रहा, हम अपना सैलून बना ले तो हमें कुछ अच्छा बकअप आए, फिर हम 1 लाख रुपया कमाए, 50,000 रुपया कमाए। तो ये सारी चीजें देखी, फिर मैं उनसे पूछा अच्छा हस्बैंड क्या करता है, भाई हस्बैंड ये कर रहा है, हस्बैंड मैं अच्छी जॉब कर रहा है, ये कर रहा है। जब शादी हुई थी तब तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब वो जो हमारी बात नहीं सुन रहा।
तो इसमें मैं खवातीन को एक बात कहूंगी, अपने काम पे फोकस करें। और मजबूरी में तो जब इंसान काम कर रहा होता है वो एक अलग बात है, लेकिन प्लीज अगर आपका इंटरेस्ट काम में नहीं है तो आप उस काम को एज अ मजबूरी लेके मत चलें कि हमने पैसे कमाने हैं और हमने घर का खर्चा उठाना है। ठीक है, ये जिम्मेदारी मर्द की होती है, और मर्द ने 100%, अगर बीवी काम कर रही है तब भी और बीवी नहीं काम कर रही तब भी मर्द ने ही उसका खर्चा उठाना है। लेकिन उस सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि औरतें बेचारी जो है वो घर के अंदर पिस के रह जाती हैं, मतलब उनको घर में खर्चा भी नहीं मिल रहा, पॉकेट मनी भी नहीं मिल रही, और वो अपनी स्किन पे क्या लगाएंगी, वो अपने बालों पे क्या लगाएंगी। फिर कहते हैं कि ब्यूटिशियंस जो है वो जवान रह रही होती हैं और जो घर वाली हैं वो प्यारी नहीं लग रही। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्लीज खवातीन अपने आप पे फोकस करें, अपने पैसे जो कमाएं उनको बचाएं, उनको एफर्ट करके अपने ऊपर खर्च करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। हमारे पाकिस्तान की जो खवातीन है वो बड़ी मासूम है और सबसे ज्यादा वो इमोशनल बहुत ज्यादा है। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती हैं तो यहाँ पर आपके इमोशंस काम नहीं करते, यहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिकली चीजों को देखना होता है, क्योंकि लोग यहाँ पर आपके इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं, चाहे वो हस्बैंड्स हों या चाहे वो आपकी बाहर के लोग हों, कोई भी हो। तो यू हैव टू मच केयर योरसेल्फ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगी। यस। एक सवाल है कि उन केसेस में क्या किया जाए जिनमें मर्द सो रहे होते हैं घर में और लेडीज पर काम कर रही होती हैं? मैंने जो पहले बात आपसे की थी ना, एहसास वाली, ये मोहब्बत की बात है। अगर मर्द आपसे मोहब्बत करता है, आपका एहसास करता है, तो उसको तकलीफ होगी कि आप खड़े होकर काम कर रही हैं और आप थक गई हैं। अगर वो आपसे मोहब्बत नहीं करता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पूरा दिन काम किया है, तो आपने खाना खाया है नहीं खाया, आपने कुछ लिया है नहीं लिया, आप कैसा फील कर रही हैं, आप कैसा नहीं फील कर रही। तो वो आपसे मोहब्बत ही नहीं करता तो फिर वो सो रहा है या जाग रहा है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो पाकिस्तान में जो ज्यादातर रिलेशनशिप्स हैं वो इसी लिहाज से चल रहे हैं कि मेरी मदर को ना बुरा लग जाए, मेरी मामा को ना बुरा लग जाए, मेरी फैमिली को ना बुरा लग जाए, मेरे बच्चे क्या करेंगे। वो ये नहीं सोचती कि उनकी अपनी इमोशंस किस हद तक डैमेज हो रही हैं, जिसमें आजकल आप देख रहे हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है। मेरे पास जब खवातीन आती हैं तो मैं उनको जब देखती हूँ तो मैं लिटरली ना, मुझे उन पे मोहब्बत आ रही होती है, मुझे उन पे तरस भी आता है, मुझे उनसे मोहब्बत भी हो रही होती है। फिर मैं उनको बैठाती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, तो फिर उन्हें चाय पिलाती हूँ, फिर कहती हैं कि राबिया यार तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लग रहा है। तो मैं उनसे हमेशा उनकी पूरी दास्तान सुनती हूँ। पूरी दास्तान सुनने के बाद उन्हें तसल्ली देती हूँ, फिर उन्हें ये समझाती हूँ कि या तो अपने रास्ते को अलग कर लो, और अगर नहीं ऐसा कर सकते तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो। ठीक है, इतनी ही मोहब्बत दो जितनी मोहब्बत तुम्हें कोई दे रहा है। अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं मिल रही तो तुम भी अपनी मोहब्बत को थोड़ा कंट्रोल कर लो। औरतें मोहब्बत ज्यादा करती हैं, मर्द मोहब्बत कम करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। मर्द मोहब्बत में सो रहे होते हैं और औरतें मोहब्बत में काम कर रही होती हैं, तो इसमें थोड़ा औरत का भी कसूर है ना, उसको भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो वो बिल्कुल माँ बन जाती है, औरत जो है वो बिल्कुल माँ बन जाती है ना, इसलिए वो कहती है ठीक है तुम सोए रहो तो मैं करके लाती हूँ। तो इसमें कुछ चीजें जो है वो गलती औरत की भी है, लेकिन इसमें कुछ गलती मर्द की भी है। मैं दोनों को बराबर का शरीक ठहराऊंगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो बहुत सेंसिटिव है। तो इसके ऊपर हमारा जो मकसद ये है कि हमें एक दूसरे को जोड़ के रखना है आखिरी पॉइंट तक, हमने उन्हें कभी भी अलग नहीं करना। तो हस्बैंड भी वाइफ का ख्याल रखे, क्योंकि जो ब्यूटिशियन का काम है वो बहुत डिफिकल्ट काम है, इतना मुश्किल काम है ना। ये कहना बहुत आसान है कि हमने फेशियल कर दिया तो हमने 5,000 रुपया कमा लिया, हमने कलर कर दिया तो। आपकी बोन्स, आपकी पूरा दिन स्टैंड बाय खड़े होना, आपको मतलब आपको सारा टाइम एक्टिवली खड़े होना, ये एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है। मेरी बेटी ने जब लास्ट सीजन मुझे ज्वाइन किया तो उसने मुझे कहा कि मामा इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करना, क्लाइंट्स को बुलाना, क्लाइंट्स को बिठाना, उनको काम करना और कॉन्टिन्यूस एक काम करते रहना, आपके तो बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है। देन शी हग मी, उसने मुझे हग किया और उसने मुझे कहा कि मामा आप इतना कॉन्टिन्यूस कैसे काम करती हैं। मैंने कहा मुझे आदत हो चुकी है। सो द थिंग इज दैट कि प्लीज काइंडली आप ब्यूटिशियंस को के साथ अच्छा बर्ताव रखें। वो लोग बेशक कमा रही हैं, मैं ये नहीं कहती कि पैसे नहीं कमाती, कमा रही हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। ये एक सर्विस है जो हम प्रोवाइड करते हैं। किसी भी पर्सन को रिलैक्स करना कोई इतना आसान पॉइंट नहीं है ये, और किसी खवातीन का काम करना ज्यादा मुश्किल काम। ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से आपको पता है स्किन के काफी इश्यूज होते हैं, तो उसके हिसाब से क्या यूज करना चाहिए?
गर्मी में स्किन को लेके ना, देखिए पाकिस्तान में ये चीज है कि लोग गर्मी को बहुत बुरा समझते हैं, जबकि गर्मी एक बहुत अच्छा सीजन होता है। जब कल मैंने किसी के साथ ये बात की तो वो मुझे कहते हैं कि राबिया आगे कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैंने कहा आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, आपका स्किन ज्यादा अच्छा ग्लो करता है, लेकिन स्किन को बहुत अच्छा क्लेंस एंड बहुत अच्छा टोनर एंड मास्क, ये 3 स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका टोनर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका क्लेंजर बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका मास्क बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने क्लेंजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, मास्क अप्लाई कर देना है। 15 to 20 मिनट्स आप मास्क को अप्लाई करेंगी एंड उसके बाद आप वॉश करेंगी, देन यू विल फील अ वेरी गुड। क्योंकि जब आपकी गर्मी का मौसम होता है तो आपका जो पोर है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब उस पर आप मास्क अप्लाई करेंगी तो आपके पोर्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और जब आप टोनर अप्लाई करेंगी तो टोनर जो है वो आपके पोर्स को श्रिंक करता है। तो क्लेंजर जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऑयल जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है, गर्मी है, पसीना आ रहा होता है, तो बहुत अच्छा आपका जो कलर है वो साफ हो जाएगा, क्लेंस हो जाएगा, और कलर जो है वो आपका प्रॉपरली इनहांस होके सामने आ जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एक और मैं ऐड करूंगी कि आप पुदीने का इस्तेमाल लाजमी करें। आपका मैदा बहुत अच्छा होना चाहिए, और गर्मी में लोग जो है ज्यादातर एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हमने एसी में बैठना है, पंखे का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा गर्मी को फील करके देखें। गर्मी बहुत अच्छा सीजन है और इसमें आप अपनी स्किन को और अपने हेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चर कर सकती हैं और स्किन को दोबारा वापस रीजनरेशन की तरफ लेके जा सकती हैं। कोई प्रोडक्ट्स आपके हैं अपने? जी, हमारे अपने प्रोडक्ट्स इस वक्त हम लॉन्च करने वाले हैं। हमारा अपना फेशियल बन रहा है, स्किन केयर बन रहा है, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आप उसको यूज भी करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, एंड इट्स वेरी नेचुरल। मतलब वो केमिकल्स उसके अंदर मैंने बहुत कम रखवाए हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को मेक करवा रही हूँ, ताकि जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है उस प्रोडक्ट को जब यूज करेगी, उसमें ब्लीचिंग इफेक्ट बहुत कम है, नेचुरल प्रोडक्ट है, और वो आपकी स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, आपके कलर को डिटैनिंग की तरफ नहीं लेके जाएगा, आपके कलर को खराब नहीं करेगा। मतलब वो ऐसा नहीं है कि फौरन से आपको गोरा कर देगा, लेकिन वो आपको आपके नेचुरल शेड को जो है वो मेंटेन रखेगा, आपकी नेचुरल ग्लो मेंटेन रहेगी, आपकी कोलेजन मेंटेन रहेगी। मसला ये है कि हम ब्लीचिंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं ताकि हम गोरे लगें। गोरा लगना जरूरी नहीं है, खूबसूरत लगना जरूरी है। हेयर फॉल का आजकल बहुत इशू आ रहा है यूथ में, और इसके अलावा वाइट हेयर्स, ये बहुत मेजर इशू है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो सबसे पहली चीज है कि हमने ऑयलिंग करना ना बिल्कुल स्टॉप किया हुआ है, और दूसरी चीज ये कि हम कंडीशनर बहुत कंटिन्यूड यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हम ये समझते हैं कि जब हम अपने कलर को चेंज करेंगे तो हम ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो मार्केट में डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं वो आपके हेयर्स के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, फिर कंडीशनर बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो ये जो 2 चीजें हैं इनको आपको स्टॉप करना होगा, तो आपका कलर, आपका जो अपने नेचुरल हेयर्स हैं वो आपका कलर डैमेज नहीं होगा। तीसरी चीज जो आपने हमेशा अपनी फूड के अंदर ऐड करनी है वो अखरोट का इस्तेमाल है। अखरोट जो है वो आपके हेयर्स में कलर बनाने में हेल्प करता है। प्लस ये होता है कि हमें जो पूरी रात हम सोते नहीं है और सुबह हम जो है सो जाते हैं, तो हमारा जो कलर है हेयर्स का वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस वजह से हम अपने हेयर्स को के जो कलर डीकलरेशन की तरफ जा रहे हैं, कलर हमारा व्हाइट हो जाता है बालों का। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का कलर कभी भी व्हाइट ना हो, तो पहला पॉइंट ये है कि मगरिब के बाद आप सो जाएं, ठीक है, ईशा के बाद आप सो जाएं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप कलर का इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज, आप कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें, एंड ऑलिव ऑयल जो है उसको लाजमी अपने फूड में इंटेक करें और अपने हेयर्स पे इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमने एक ऑयल जो है वो प्रोड्यूस किया है, वो हमने बहुत ही जबरदस्त जड़ी बूटियों के साथ बनवाया है। उसकी एक बोतल अगर आप यूज करते हैं, जो आपको ये हेल्प करता है, 2 हेल्प करता है वो आपकी। एक हेल्प ये करता है कि आपको कंडीशनर की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ आपने वो अप्लाई करना है और शैम्पू से वॉश करना है, यू डोंट नीड एनी कंडीशनर। तीसरी चीज ये है कि वो आपके हेयर्स को अपना कलर बनाने में भी हेल्प आउट करता है। तो मतलब पहली चीज आपको समझ आ गई कि हमारा जो रूटीन ऑफ लाइफ है वो ठीक नहीं है, हम रूटीन ऑफ लाइफ को बेहतर करें। फिर उसके बाद हम अपनी जो एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको बहुत सिलेक्टिव रखें और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने की कोशिश करें, तो हमें कभी भी ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेंगे। छोटे लेवल के सैलून्स हैं, उन सब के लिए आप क्या एक कोई मैसेज या एक टिप हो जिसकी वजह से वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर पैदा करें और बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे आ सके? कामयाबी 2 चीजों से मिलती है। एक कामयाबी मिलती है
कि आप कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। कोशिश और मेहनत सबसे ज्यादा मजदूर करता है, तो सबसे ज्यादा तो कामयाब उसको होना चाहिए। लेकिन दूसरी जो एक पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीखना। हर लम्हे, अब हमारा एक मसला है, हम जिस चीज को, जिस स्किल को सीख लेते हैं, उसके बाद हम उस स्किल के ऊपर दोबारा मेहनत नहीं करते। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हमने कलर मेकिंग सीख ली, दोबारा हम कभी भी लॉरियल में नहीं जाएंगे, दोबारा हम कभी भी किसी भी कंपनी में नहीं जाएंगे, या किसी भी पर्सन के पास जाकर हम उससे पूछने का नहीं करेंगे कि मैम इसके अंदर ये क्या नई टेक्निक आई है, कि रूट कवरेज कर रहे हैं। अभी इस वक्त बहुत सारी ऐसी न्यू टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसको हम अप्लाई करके क्लाइंट्स को विद इन द 25 to 30 मिनट्स के अंदर फ्री कर देते हैं। तो जो ओल्ड छोटी जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं, उन सबको मेरी यही गाइडलाइन है कि आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हमेशा रहें, न्यू टेक्निक्स को सीखें। जितना आप न्यू टेक्निक्स को सीखेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, चाहे छोटा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं, थोड़ा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन हर 6 मंथ के बाद अपने सैलून के अंदर एक न्यू प्रोडक्ट जरूर लॉन्च करें। इससे आपका क्लाइंट भी मुतासिर होगा, आपका क्लाइंट खुश भी होगा, और आपको भी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और नई चीजों की तरफ आने की कोशिश करें, न्यू लर्निंग की तरफ जाएं, जिससे आपका बिजनेस इंप्रूव होता चला जाएगा। और मार्केटिंग के ऊपर हमेशा काम करें। जितनी चीजों को आप मार्केट करेंगी, जितनी चीजों को आप फैलाएंगी, जितना आप अच्छा डिस्कस करेंगी, जितना आप अच्छा बिहेवियर रखेंगी, आपका क्लाइंट आपसे उतना ही मुतासिर होगा। लेकिन अच्छे पैसे कमाने के लिए अच्छी लर्निंग बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।